नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है। और दोस्तों, आज हम अपने सब्जेक्ट में हमने 4-5 लेक्चर हमारा हो चुका है। और मैं आज एक बार थोड़ा-सा जितने भी लेक्चर हो चुके हैं मैं उसके बारे में ओवरव्यू आपको दूँगा। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आ जाएगा कि क्या मैंने पढ़ाया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। तो अगर हम बात करें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस की, तो एक्चुअल में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब क्या है कि ह्यूमन किस तरीके से मशीन के साथ इंटरैक्ट होगा, किस तरीके से मशीन को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना? तो वो जो तरीका है, वो जो टेक्नीक है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? उसको हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं। बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इवन हमारा माउस भी एक तरीके से का इंटरफेस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। हम जैसे-जैसे अपने माउस को मूव कराते हैं, वैसे-वैसे हमारा पर्टिकुलर जो पॉइंटर है, वो भी मूव करता रहता है, ठीक है? तो ये जो हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस है, ये इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड है कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के साथ ह्यूमन इंटरैक्ट कर सकता है। तो जैसा कि देखिए लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे was previously known as the man-machine studies or man-machine interaction. It deal with the design, execution, and assessment of computer system and related phenomena that are for human use. ठीक है? कुछ जगहों पे जैसा कि एचसीआई का यूज ज्यादा होता है, ठीक है ना? या फिर हम ये कहें कि कौन-कौन सी फील्ड में एचसीआई का यूज होता है, तो वहां पे हम देखना चाहें तो जैसे कि देखो लिखा हुआ है कि एचसीआई कैन बी यूज्ड इन ऑल डिसिप्लिन्स whenever there is a possibilities of computer installation. Some of the area where HCI can be implemented with distinctive importance are maintained below. तो अगर हम देखें तो हमारे कंप्यूटर साइंस की एरिया में एससीआई का यूज काफी पॉपुलर है। हमारे साइकोलॉजी में भी एससीआई काफी पॉपुलर है। सोशियोलॉजी में भी और इंडस्ट्रियल डिजाइन में भी हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस काफी पॉपुलर है, ठीक है? जैसा देखिए चीजें क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस का मेन मोटो क्या है कि कंप्यूटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट हुआ जाए, ठीक है ना? तो जो इंटरेक्ट करने का तरीका है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए, देखते ही ये लगे कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर हमारा ये जो भी ये हम पढ़ा रहे हैं या जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, ये जैसे कि यूज़र को अगर किसी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होना है, तो या तो वो माउस का यूज़ करे या तो फिर वो कीबोर्ड के थ्रू कमांड चलाए। तो माउस का यूज़ करके अगर वो कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो रहा है, तो वो उसके लिए काफ़ी ईज़ी है। इसके अलावा अगर वो कीबोर्ड का यूज करके अगर पर्टिकुलर क्या कहते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो काफी डिफिकल्ट है, ठीक है? मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसा कि क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो क्या थे कि कमांड पे यूज होते थे, ठीक है ना? लेकिन बाद में जब इंटरफेसेस का यूज हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम और ज्यादा इफेक्टिव हो गए। हमारे मोबाइल फोन को देख लीजिए, हमारे आइकन्स, ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके का हमारा इंटरफेस है जो कि पर्टिकुलर किसी ऑपरेशन को से इंटरेक्ट करने को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों? अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि द इंटरेक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट is to learn the way of designing user friendly interfaces or interactions, considering which we will learn the following. तो मेन पर्पज या ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम एक फ्रेंडली इंटरफेस डिजाइन करें जो कि ह्यूमन के साथ आसानी से इंटरेक्ट हो सके, ठीक है? तो सबसे पहला जो वे है, जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि वेज टू डिजाइन एंड एक्सेस इंटरेक्टिव सिस्टम, ठीक है ना? तरीके कि किस तरीके से इंटरेक्टिव सिस्टम को डिजाइन किया जा सकता है। वे टू रिड्यूस डिजाइन टाइमिंग थ्रोस
कॉग्निटिव सिस्टम एंड टास्क मॉड्यूल्स, ठीक है। प्रोसीजर आर ह्यूरिस्टिक फॉर इंटरैक्टिव सिस्टम डिजाइन। तो ये हमारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, जिनका यूज हम बेसिकली करते हैं कंप्यूटर को, या फिर हम कहें कि पर्टिकुलर या फिर हम कहें कि अगर एससीआई को हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उसके अगर ऑब्जेक्टिव को देखें तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक गुड इंटरफेस को डिजाइन कर सके जो कि सिस्टम के साथ आसानी से इंटरेक्ट हो सके, यूजर उसको आसानी से समझ सके और उसका आसानी से यूज कर सके, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई चीजें तुरंत नहीं आ जाती, हर चीज का एक इतिहास होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ती जाती हैं और आगे चल के फिर वो जितना ज्यादा इंप्रूव हो सकती है वो इंप्रूव होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर अर्लियर कंप्यूटर की बात करें तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट इन द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, मैसिव इंक्रीजिंग इन कंप्यूटर पावर, पीपुल स्टार्टेड थिंकिंग ऑन इनोवेशन आइडियाज। मतलब कि 1946 में लोगों के हार्डवेयर और सारी चीजों के बारे में पता था, लेकिन अभी सही तरीके से हम कहें कि इस पर्टिकुलर किसी इंटरफेस के बारे में उस समय कोई इंटरेक्शन मतलब कोई आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, कैसे हमें अब उसकी एक जरूरत हमें इंटरफेस की पड़ने लगी तो लोगों ने उसके बारे में आइडियाज निकालना शुरू किया। उसके बाद से दोस्तों 1950 की अगर हम बात करें तो 1950 में विजुअल डिस्प्ले यूनिट बनाई गई थी एसएजीई द्वारा, जो सेमी ऑटोमेटिक ग्रुप एनवायरनमेंट है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ यूएसए, यानी कि एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट बनाई गई थी 1950 में यूएस के द्वारा, जिसने एसएजीई के द्वारा, जो कि यूज किया गया था यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम में। एयर डिफेंस सिस्टम आप लोग को पता है कि क्या होता है कि एयर में जो भी मिसाइल्स या प्लेन्स आते हैं उनको डिफेंड करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम होता है। तो सबसे पहली बार अमेरिका ने 1950 में ये पर्टिकुलर विजुअल डिस्प्ले यूनिट का यूज किया था। उसके बाद से चीजें और आगे बढ़ती गई, चूंकि ये अंडर द प्रोग्रेस था। तो आगे देखिए डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रैच पैड 1962, फिर 1962 में स्क्रैच पैड का यूज हुआ, मतलब कि स्क्रैच पैड को बनाया गया। और स्क्रैच पैड में आप जानते हैं कि स्क्रैच पैड का काम क्या है। तो दोस्तों अगर हम स्क्रैच पैड के काम को देखें तो स्क्रैच पैड का जो हमारा मेन काम है वो क्या है कि किस तरीके से कुछ भी हम स्क्रैच पैड पे जो भी ड्रॉ करते हैं, राइट करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर ऐसा इनपुट चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमने 1962 में इसका इन्वेंशन किया था। उसके बाद से फिर धीरे धीरे हम और आगे चले, ठीक है ना। और उसके बाद से आप देख रहे हैं इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग टूल किट। 1963 में प्रोग्रामिंग टूल का आइडिया क्रिएट हुआ कि प्रोग्रामिंग टूल कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद से फिर हम और आगे बढ़े और आगे में हमने देखा कि 1968 में वर्ड प्रोसेसर और माउसेस के बारे में का इंट्रोडक्शन हुआ, या फिर एक तरीके से कहें कि हमारे जो माउसेस जो है जिनका हम यूज करते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उस माउसेस को बनाया गया। उसके बाद से फिर हम बात करें 1970s की, तो डायना बुक जो है प्रेजेंट पर्सनल कंप्यूटर डायना बुक जो है 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ। लोगों ने इसका यूज किया जो कि काफी अट्रैक्टिव था और हेल्पफुल था यूजर के लिए। उसके बाद से फिर अगर हम बात करें फिर विंडोज और वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस का इन्वेंशन किया गया या आइडिया आया। विंडोज मतलब वो स्क्रीन जहां पे सारी चीजें डिस्प्ले होती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और सारे भी इंटरफेसेस थे जैसे कि पॉइंटर हो गया आपका, आइकन्स हो गए, मेन्यूज हो गए, ये सारे के सारे जो भी ये ह्यूमन इंटरफेसेस थे, इनको धीरे धीरे इनको बनाना शुरू किया गया या आइडिया इनका क्रिएट किया गया। उसके बाद से फिर हमने उसके बाद फिर आइडिया फॉर मेटाफोर ये इंट्रोड्यूस हुआ। और फिर 1982 में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। 1984 में डायरेक्ट मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ तोड़ करना, कि किस तरीके से चीजों को एक साथ बैठा के, यानी इंटरफेसेस को, प्रोग्राम को, सबको एक तरीके से बैठा के एक रिजल्टेंट को बाहर निकालना, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप और हिस्ट्री में जाएंगे तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क 1919 में हुआ,
ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना 1989 में हुई। इसके साथ ही और ज्यादा इवोल्यूशन हुआ आपके ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेसेस में, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस था, इसका एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये प्रोग्रेस करता गया, और आज की डेट में जो हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस यूज कर रहे हैं उसका क्या मोटो है, यहाँ पे मतलब कि इस पर्टिकुलर हिस्ट्री के थ्रू आपको एक समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से एक अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, इंपॉर्टेंट ऑफ 8 गुड डिजाइन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट अगर आप 8 को हटा दें तो यहां पे क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड डिजाइन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गुड डिजाइन में जो अगर कहा जाए कि जो फॉलोइंग गाइडलाइंस फ्रॉम एक्सपर्ट विल लाइकली लीड यू टुवर्ड क्रिएटिंग अ गुड यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट ऑफ गुड डिजाइन है, तो हमें पता है कि डिजाइनिंग का अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें पता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो वर्क कैसे करेगा। हमने बात किया था, हम पहले एनालाइजेशन करते हैं, फिर हम डिजाइनिंग करते हैं, देन उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो अगर हमने डिजाइनिंग को सही तरीके से किया है, करेक्ट तरीके से किया है, तो हम ये मान लीजिए कि हमारा जो सिस्टम है, वो हमारा जो इंटरफेस है, वो भी एक अच्छा इंटरफेस डिजाइन होगा, जो कि यूजर फ्रेंडली होगा, यूजर आसानी से उसको समझ पाएगा और उसका यूज कर सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा है, हियर आर 8 थिंग आई कंसीडर अ गुड यूजर इंटरफेस नीड टू बी। तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, हमारा जो इंटरफेस हो वो क्लियर होना चाहिए, हमारा इंटरफेस कंसाइज होना चाहिए, हमारा इंटरफेस फैमिलियर होना चाहिए, हमारा इंटरफेस रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए और फॉरगिविंग होना चाहिए। अगर हम इस 8 पॉइंट को देखते हैं और इस 8 पॉइंट को माइंड में रखते हुए अगर यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं, तो हमारा यूजर इंटरफेस कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्टिव, काफी इफेक्टिव और यूजर फ्रेंडली होगा, ठीक है ना। तो आइए हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि ये 8 पॉइंट एक्चुअल में हमें किन चीजों के बारे में बता रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहली चीज क्लियर के बारे में लिखा हुआ है, तो क्लियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन। Indeed, the whole purpose of user interface design is to enable people to interact with your system by communicating meaning and functions, ठीक है ना। तो क्लियरिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो भी यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं वो क्लियर हो, यूजर वहां पे पहुंचे तो उसको समझ में आए कि पर्टिकुलर यूजर ये इंटरफेस है, ये किसके लिए बनाया गया है। हम पॉपअप मैसेजेस का यूज कर सकते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर में आपको ये चीज जो दिख रही है, ये आपकी क्या है, पॉपअप मैसेज, कि जैसे ही आप इंटरफेस पे जा रहे हैं एक पॉपअप शो हो रहा है कि हाँ इट्स कस्टमर कैरेक्टर। तो मतलब क्या कि हम समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटरफेस किस लिए बनाया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो भी इंटरफेस हो वो क्लियर हो, ताकि यूजर उसको देख के आसानी से समझ सके। कंसाइज की बात करें तो मतलब क्या है कि क्लियरिटी को ध्यान में देने के चक्कर में हम ऐसा ना करें कि उसको इतना ज्यादा लेंथी बना दें कि कस्टमर यूजर को पर्टिकुलर एक इंटरफेस को समझने के लिए एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पढ़ना पड़े। तो हमें क्लियरिटी पे फोकस तो करना है, लेकिन साथ में हमें कंसाइज पे भी फोकस करना है कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर हमारा यूजर है वो मतलब कि हम जो इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं वो क्लियर भी हो, कंसाइज मतलब छोटा हो, बहुत लेंदी ना हो, ठीक है ना। यानी ये दो पर्पस है, एक तो क्लियरिटी, एक तो कंसाइजनेस। जैसा कि देखिए यहाँ पे ये आउटपुट बॉक्स, ये आउटपुट वॉल्यूम का ये जो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, तो कितना देखिए क्लियरिटी क्या है, सिंपल आउटपुट वॉल्यूम ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना। और कंसाइजनेस में क्या है कि इसको देखिए, इसको समझने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत नहीं है, सिंपल देखते ही समझ में आ रहा है कि देखिए कि ये पर्टिकुलर एक टैब है, ये टैब अगर यहाँ होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, ये टैब अगर यहाँ होगा तो वॉल्यूम घटेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्लियरिटी के साथ साथ कंसाइज है। ये इंटरफेस की बात करें तो ये क्लियर भी है और कंसाइज भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से बात करें फैमिलियर की दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम फैमिलियर की बात कर रहे हैं तो जहां तक हमें पता है कि हम जो भी इंटरफेस डिजाइन करते हैं, यूजर जब भी उसके साथ इंटरेक्ट हो तो उसको ऐसा ना लगे कि वो पहली बार इसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, उसके साथ वो ऑकवर्ड फील करे। तो इसके लिए क्या है कि हम जो भी इंटरफेस अपना डिजाइन करेंगे वो कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि यूजर जब वहां पहुंचे तो उसको लगे कि यार ऐसा वो पहले भी कर चुका है, वो इसके बारे में जानता है, ताकि वो आसानी से उसका यूज कर सके। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है
कि किस तरीके से कई सारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स, कैलेंडर, टिकट, टास्क, फाइल्स, चैट, ठीक है ना। तो जैसे भी बंदा यहाँ पे पहुंचता है तो उसको इतने सारे इंटरफेसेस दिखते हैं वो, और काफी इजी है। जैसे अगर उसको टिकट से रिलेटेड कुछ काम है तो वो इस पे क्लिक करेगा, ठीक है ना। फाइल से रिलेटेड कुछ काम है तो वो इस पे क्लिक करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि एक फैमिलियर है वो, कि मतलब कि कस्टमर जैसे ही यूज करेगा आपके साइट को, या जैसे वो ये सारे इंटरफेसेस देखेगा तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें किस काम के लिए, किस टास्क के लिए पर्टिकुलर किस इंटरफेस का यूज करना है। तो मेन मोटो क्या है कि वो फैमिलियर भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। रिस्पॉन्सिव, जैसा कि हम चाहते हैं अपने रियल लाइफ में भी कि अगर हम कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो अगली तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्स आए, ताकि हमें लगे कि हमारा बोलना या हमारा करना जो है उसका कुछ मतलब निकल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि इंटरफेस डिजाइन में भी हमें ये इस चीज पे फोकस करना है कि किस तरीके से हम जो भी हमारा है या फिर जिस तरीके से कि वो पर्टिकुलर जो भी हम इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। रिस्पॉन्सिव होने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर हम किसी चीज पे क्लिक कर रहे हैं तो जब तक वो खुल रहा है तब तक हमें कुछ ऐसा सिंबल, लोगो कुछ दिखाए जिससे कि हमें लगे कि हाँ, हमने जो ऑपरेशन पे क्लिक किया है वो अब काम कर रहा है या अंडर प्रोग्रेस, माने वो प्रोग्रेस पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्या है, वो प्रोग्रेस पे है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रेस पे नहीं है, हम बैठे हैं पता नहीं कब तक होगा, ठीक है। तो जैसा कि देखिए हम जीमेल को जब ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम जीमेल को ओपन करते हैं तो जीमेल में ये चीजें हमें, जब तक पेज लोड होता है तब तक एक इस तरीके का सिंबल दिख के आता है। तो इससे क्या दिखता है, इससे क्या लगता है कि हाँ, हमने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि पेज लोड हो रहा है, अब थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिव है। हम इसकी जगह पे स्पैनिंग व्हील्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसा आपने तो पता है कि ऐसे इस तरीके से वो गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा केवल हम लोडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुल मिला जुला के हम जो भी इंटरफेस डिजाइन कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से डिजाइन करें कि रिस्पॉन्सिव हो, ताकि यूजर को आसानी से देख के समझ में आ सके। वो क्लिक करे तो उसको लगे कि हाँ, पर्टिकुलर जिस ऑपरेशन पे क्लिक किए हैं वो उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब हाँ वो लोड हो रहा है, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट में क्या है कि लूप के अंदर लूप, सॉरी, नेस्टेड की बात होती है। नेस्टेड के मतलब क्या है कि इंटरफेस के अंदर भी कई सारे इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है ना। तो जब अगर इंटरफेस के अंदर कई सारे इंटरफेसेस हो तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि हम उसको इस तरीके से एक सही कहें कि एक पैटर्न के रूप में इस्टेब्लिश करें, ताकि यूजर जैसे ही मेन क्या कहते हैं कि इंटरफेस पे जाए तो उससे उसके बाद जितने भी सब इंटरफेस है वो एक पैटर्न के रूप में सामने दिख जाए, और उसको उसके बाद से हम आसानी से जिस भी सब क्या कहते हैं कि उस पे जाना है, क्या कहते हैं, सब इंटरफेस पे जाना है, उस पर हम आसानी से जा सके दोस्तों। जैसा कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके के हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम एमएस ऑफिस पे जाते हैं, एमएस ऑफिस पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे ये सारी, जैसे जाते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं, ओपन होती हैं। तो हमें जिस पे क्लिक करना होता है हम उस पे क्लिक करते हैं। सपोज कीजिए एक्सेल पे क्लिक करना है, हमने एक्सेल पे क्लिक किया और एक्सेल फाइल ओपन हो गई। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कि मतलब एक पैटर्न में है, ताकि आसानी से यूजर को जो चीज जिस सब उस पे क्या कहते हैं इंटरफेस पे जाना हो आसानी से जा सके। अट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि देखने में अट्रैक्टिव हो, कुछ थोड़ा डिफरेंट हो, ताकि चीजें आसानी से समझ में आए। जैसा कि देखिए यहाँ पे लोगों के थ्रू बताया गया है कि गूगल किस तरीके से हर अपने टाइप को अट्रैक्टिव बनाता है, दिख रहा होगा आपको, ताकि लोगों को लगे कि मतलब कि जो भी हम वेब एड्रेस डाल रहे हैं उसके ब्राउजर में वो वर्क कर रहा है। अलग अलग सिंबल वहां पे बने हुए हैं, जैसे देख रहे हैं आप। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग इंटरफेस हैं जो कि आपके पेजेस को अट्रैक्टिव बनाते हैं। बात करें इफिशियंट की, तो इफिशियंट का मतलब क्या है कि यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि यूजर को किसी भी टास्क को लेके बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना हो, आसानी से उसको चीजें प्रोवाइड हो सके। तो वहां पे अगर हम बात करें यूज एज अ वॉलपेपर, जैसे कि एप्पल ने क्या किया था कि उसको ये लगा था कि लोग उसके डिवाइस में फोटोज के साथ कई सारे एक्शन परफॉर्म करते हैं,
तो उनको वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए काफी मेहनत करनी या काफी टेक्निक यूज करनी पड़ती थी। तो उन्होंने उसको इजी करने के लिए एक सिंपल मेन्यू बार बनाया, जिसमें जैसे ही वो फोटो पे क्लिक करते थे तो ये सारे मेन्यू खुल के ओपन हो जाती थी कि यूज एज अ फोटो, ईमेल फोटो, असाइन अ कांटेक्ट, कैंसिल। तो अब पर्टिकुलर यूजर को जो भी करना होता था वो उस पर्टिकुलर मेन्यू पे क्लिक करता था और वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता था। तो जिससे क्या था कि यूजर को हेल्प मिलने लगी, इफिशियंट हो गया कि किस तरीके से चीजें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, फॉरगिवन जो हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरफेस को डिजाइन करने में, इसका मेन मकसद क्या है कि हमें पता है कि ह्यूमन है, गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियां ना हो या गलतियां हो गई हो तो उनको सुधारने का हमें मौका भी देना चाहिए अपने इंटरफेस में। तो जैसा चीज हम लोगों को ये पता है कि हम लोग ये वाला सिंबल अक्सर देखते हैं अपने कंप्यूटर में, गलती से अगर हम कोई फाइल को डिलीट कर देते हैं तो हमें एक बार वो मौका देता है कि हम दोबारा से उसको रिट्रीव कर सकें, अदरवाइज वो उसको अपना ट्रैश में भेज देता है। ठीक है दोस्तों, गुड डिजाइन की बेनिफिट्स की बात करें तो स्क्रीन आर लेस क्राउड, कम भीड़ भाड़ होती है स्क्रीन के अंदर। अगर हम दूसरी बात करें तो वुड बी लेस टाइम कंज्यूमिंग, 25% टाइम कम कंज्यूम करता है आपका। जो स्क्रीन है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, एरर कम होते हैं, डिसीजन मेकिंग में इंप्रूवमेंट होता है, ट्रेनिंग कॉस्ट कम होती है या टाइम भी कम लगता है, और द ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर बेनिफिट बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट सर्विस, सर्विसेज जब इम्प्रूव होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की कस्टमर को बेनिफिट्स मिलता है, जिससे कि कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ज्यादा जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हिस्ट्री डिजाइन की, स्क्रीन डिजाइन की। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि हर चीज का एक वे होता है, चीजें डायरेक्टली नहीं आ जाती, धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होता है। तो जैसा कि देखिए लिखा हुआ है कि 1970s की बात करें तो 1970s में पहली बार केवल हार्डवेयर और टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन होता था, लेकिन 1917 में स्क्रीन का आइडिया पहली बार पिक्चर में आया। ठीक है ना, और इस टाइम पे मोनोक्रोमेटिक स्क्रीन सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती थी। इसकी इसमें ब्लैक स्क्रीन का कलर ब्लैक होता था और टेक्स्ट का कलर जो है वो आपका ग्रीन होता था। ठीक है ना, इसमें सारे डाटा शो तो करते थे लेकिन वो एक अरेंज फॉर्मेट में नहीं थे, जहां तहां जैसे तैसे शो करते थे। एक कहें कि एक फॉर्मेट के रूप में शो हो तो उस तरीके से शो नहीं करते थे। ये स्क्रीन हमारी 1970s में 1970 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद दोस्तों दूसरा, जब इसके आगे 1980 या 1981 में जो है जो नई स्क्रीन इंट्रोड्यूस हुई उसमें क्या था, हमने ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट किया। ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से कंटेंट जो है एक मैनर में स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे थे, जो कि 1917 में जो स्क्रीन बना था उस पे शो नहीं हो रहे थे। ठीक है ना, ये 1918 में इस तरह का स्क्रीन बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों आगे बढ़े और हम लोग जब हम और आगे बढ़े तो हमने अपनी स्क्रीन में और ज्यादा इंप्रूवमेंट किया, और वो इंप्रूवमेंट क्या था, विजुअली इनहेंस ग्रुपिंग एंड बटन्स एंड मेन्यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग कमांड्स रिप्लिकेट फंक्शंस। ठीक है ना, तो हमने हेडिंग, बटन्स, मेन्यूज का यूज किया, जैसा कि देखिए आपको यहाँ शो हो रहा है, और ये और ज्यादा अट्रैक्टिव हमारी स्क्रीन को बना गया। ठीक है ना, देख सकते हैं आप कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मेन्यूज हैं, बटन्स हैं। ठीक है ना, जो कि चीजों को और ज्यादा इफेक्टिव बना रहा है। तो इस तरह की स्क्रीन हमें 1990 में यूज करने को मिली, और आज तक हम और ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट होता जा रहा है और हम यूज करते जा रहे हैं अपनी स्क्रीन को। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करें दोस्तों, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसा इंटरफेस जो कि ग्राफिक्स का यूज करके कस्टमर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, आज की डेट में इसका काफी यूज हो रहा है, जैसे कि मोबाइल में, MP3 प्लेयर्स में, गेमिंग डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में, हर जगह इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सिस्टम में इसके प्लेस की, तो ये देख सकते हैं आप, पहले यूजर कहाँ से इंटरेक्ट होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, फिर डिस्प्ले सर्वर के साथ, फिर डिस्प्ले सर्वर कर्नेल के साथ और कर्नेल हार्डवेयर के साथ। तो इस तरीके से ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो इस जगह पे प्लेस्ड है। उसके बाद कहते हैं एलिमेंट इन ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो एलिमेंट इन ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेक्स यूज फॉर विजुअल एलिमेंट मोस्टली। ठीक है ना, तो इसके मोस्टली एलिमेंट कौन कौन से हैं याद रख लीजिएगा। एक तो विंडो जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है, मेन्यूज जो कई सारे मेन्यूज खुल के ओपन होते हैं जहां पे चीजें
जो ये समझ में आती हैं कि हाँ ये मेन्यू है, यहाँ पे जिस भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है पर्टिकुलर हम उस मेन्यू के उस इंटरफेस पे क्लिक करते हैं। आइकन्स जैसा कि मोबाइल फोन में हमें दिखते हैं कई सारे आइकन, हर आइकन एक तरीके से एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स होता है और जिस भी आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो उससे एक इवेंट जनरेट होता है और उस वो इवेंट उससे रिलेटेड जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करके आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल्स का मतलब क्या है? जैसे कि हम चेक बॉक्सेस का यूज करते हैं, रेडियो बॉक्सेस का यूज करते हैं, ये सब क्या है कंट्रोल्स के लिए है। टैब्स की बात करें तो जैसा कि हमें पता है गूगल क्रोम में अलग अलग टैब्स ओपन होते हैं, कहीं पे एक सॉन्ग है तो कहीं पे कार के बारे में है, तो हम जिस टैब पे क्लिक करते हैं पर्टिकुलर उस टाइप का पेज जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है ना, या वो इंफॉर्मेशन उस टाइप के टैब में होती है, ठीक है। जितने हम टैब चाहे इस तरीके से एक ही ब्राउजर के अंदर हम अलग अलग टैब ओपन करके अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है आपके जीयूआई के या एलिमेंट है जीयूआई के, ठीक है ना। ग्राफिक्स की पॉपुलैरिटी की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि ग्राफिक्स क्यों पॉपुलर हुआ, क्योंकि जो हमारी पुरानी टेक्स्ट बेस्ड स्क्रीन थी वो क्या थी, वन डायमेंशनल थी, लेकिन जो हमारी ग्राफिक स्क्रीन थी वो क्या थी, थ्री डायमेंशनल थी। थ्री डायमेंशनल और वन डायमेंशनल में काफी डिफरेंस होता है। थ्री डायमेंशनल जो स्क्रीन थी वो काफी नेचुरल और अट्रैक्टिव लगती है कंपेरिजन टू वन डायमेंशनल। इसके अलावा हमने कंट्रोल्स अपेयर्ड, जैसा कि यहाँ देखिए कंट्रोल्स अपेयर्ड टू राइज अबव द स्क्रीन, इंफॉर्मेशन कुड अपेयर एंड डिस्प्ले नीडेड एज नीडेड, जैसे ही हमें जरूरत होती थी वैसे इंफॉर्मेशन को हम ग्राफिक्स के थ्रू वहां पे डिस्प्ले कर सकते थे, और या फिर अगर नहीं चाहते थे तो हटा भी सकते थे। द टेक्स्ट कुड बी रिप्लेस्ड बाय द ग्राफिकल इमेजेस, जहां पे हम टेक्स्ट लिखते थे उसकी जगह पे हम ग्राफिकल इमेजेस का यूज करने लगे, ठीक है ना। आइकन्स कुड बी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, और आइकन्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट या एक एक्शन के रूप में हम रिप्रेजेंट करते थे। हमने कंट्रोल के लिए चेक बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस, ये सारी चीजें बनाई, मेन्यूज बनाए, ठीक है ना। तो ये सारे देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, वही एलिमेंट्स आपके विंडोज, आइकन, मेन्यू, पॉइंटर, ईटीसी, ठीक है ना, टाइप्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे हमारे रीजन थे जिनकी वजह से हमारा जो ग्राफिक्स है वो काफी यूजफुल हुआ या काफी आगे बढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारे रीजन है, अगर इस रीजन के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हमें एक चीज दिखेगी कि भाई हमारा सिस्टम जो है हमारे मतलब अगर ग्राफिक्स पॉपुलर, एकाएक ग्राफिक्स की पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ गई, क्यों, क्योंकि हम जैसे ही जीयूआई इंट्रोड्यूस हुआ हम उसने क्या किया कि पेजेस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया। ग्राफिक्स जहां पे हम टेक्स्ट लिख के इंटर करते थे वहां पे एक ग्राफिक्स, जैसे कि मतलब कि छोटे छोटे हम इमेजेस ग्राफिक्स वहां पे यूज करने लगे, वो एक इंटरफेस का काम करता था, ग्राफिक्स देखने में भी अच्छा लगता था, देखते ही लोगों को समझ में आता था कि हाँ ये पर्टिकुलर इस चीज के लिए होगा, वो उस पर क्लिक करते थे तो वो काम स्टार्ट हो जाता था। तो वो क्या था, वो थोड़ा अट्रैक्टिव था कंपेरिजन टू ओल्डर स्क्रीन, ओल्डर इंटरफेसेस। जो पहले स्क्रीन थी वहां पे इतने सारी फैसिलिटीज नहीं थी जो कि आज की डेट में हमारी है। तो दोस्तों ये चीज अभी तक तो मैंने यही तक पढ़ाया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के चीजों को देखेंगे। होप्स तो आपको ये रिवीजन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।